रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान जो है और दीगर बहुत सारे मुल्क फंस गए इस मामले में कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इसराइल ने उस अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल मेरे पास वो आपके सामने में रख देता हूं, और ये दुनिया भर के अखबार में, मीडिया में छप चुकी है कि इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी इस वक्त जारी है और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इसका हुक्म दिया है और 46 बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। ये नादरीन खिलाफ वर्जी की गई है उस अमन मुआहदे की जिस पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए, जिस पर दीगर मुसलमान ममालिक ने भी दस्तखत किए और जिसको ट्रंप अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। और जब ये दस्तखत हो रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के लिए तालियां पीट रहे थे और उनके लिए अमन के नोबेल इनाम का बार बार ऐलान कर रहे थे और ट्रंप को उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखते हुए सैल्यूट भी किया शहबाज शरीफ ने। और बड़े गिरे हुए वजीर आजम वो नजर आए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस लो लेवल पे कोई वजीर आजम नहीं गिरा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मशहूर हुए पूरी दुनिया में शू शाइन बॉय के तौर पे, और दुनिया ने उनको ये नाम दिया कि जूते पॉलिश करने वाला लड़का। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वहां तो बड़े ताशे बजाए थे, लेकिन अब कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। कम अज कम 104 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं गजा की वजारत इतलात के मुताबिक, और ये देखें अब 250 से ज्यादा जख्मी है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ये फलस्तीनी महफूज मकामात की तरफ चले जाते हैं जब भी कभी इसराइल बमबारी करता है, लेकिन ये जो अमन मुआहदा हुआ इसके बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी वापस अपने इलाकों में आए। जब वो अपने घरों में पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी आबादकारी शुरू की और उस वक्त इसराइल ने दोबारा उनके ऊपर हमला किया। उन्होंने अपने सारे अरगमाली छुड़वा लिए, उन्होंने अपने सारे कैदी ले लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सहाफ़ी मेहदी हसन, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ का तबला बजा के रख दिया था, वो सहाफ़ी मेहदी हसन ने ये बात की थी कि उन्हें इस बात का डर है कि जब भी इसराइल अपने कैदियों को वापस ले लेगा या जिस वक्त इसराइल अपने यरगमालियों को या जो लाशें हैं उनको वापस ले लेगा तो फिर वो दोबारा गजा के ऊपर अटैक करेगा और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करेगा। ये उन्होंने कहा था और ये बात अब ऐसा लगता है कि साबित हो रही है। बड़े बड़े हुक्मरानों को वो बात समझ नहीं आई जो बात एक जर्नलिस्ट को समझ आ गई। देखिए एक चीज और है, ये अपना इन्होंने मफाद देखा वक्ती तौर पे, छोटा मोटा फायदा। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करना पाकिस्तानी सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की ये एक बहुत बड़ी गलती बनेगा। वजह क्या है, ये इनसे एक बहुत बड़ी, पंजाबी में कहते हैं, खच बच गई है। हुआ ये कि इन्होंने तो वक्ती फायदा लेने के लिए, ट्रंप को राजी रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर दिया। लेकिन अब ट्रंप जो जो करेगा, जब जब करेगा और जब जब कोई चीज उसकी सामने आएगी, और वो आती रहती है, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, फौज बहुत बड़ी है, तो छोटे मोटे पंगे तो वो करता ही रहता है। तो वो जब जब जो जो करेगा उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पे आएगा कि जनाब इन लोगों ने जाके मुलाकात की और उसके बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए स्टेट अवे नामजद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, ये देखे बगैर कि इन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। नाज़रीन, अब ये तो मैंने आपको खबर बताई कि सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर एक ताज़ा रद्द-ए-अमल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसराइल के गजा पर ताज़ा वहशियाना हमलों की शदीद तरीन मजम्मत। तहरीक इंसाफ गजा की मजलूम और महसूर आबादी पर इसराइली अफवाज के ताज़ा और वहशियाना फजाई हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है, जिनमें दर्जनों मासूम फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। ये हमले न सिर्फ इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफवर्जी हैं, बल्कि ये हालिया जंगबंदी की खुली तौहीन और मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश पर हमला है। तहरीक इंसाफ आलमी बरादरी, खसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और मुस्लिम दुनिया से पुरजोर मुतालबा करती है कि वो इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ फौरी, मौसर और इज्तिमाई इक़दाम करें ताकि निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम को मजीद कत्ल गारत, मुहासरे और तबाही से बचाया जा सके। पाकिस्तानी हुकूमत से इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत से भी मुतालबा करना चाहिए था ना कि आप ये इक़दाम उठाएं, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने तो कोई इक़दाम नहीं उठाए। अब गजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने का जो मामला है, देखिए एक चीज़ और इनके गले पड़ी हुई है, इनको ये असेसमेंट ही नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या रजीम है, ये इस बात की असेसमेंट कर ही नहीं पाए। इनको अंदाजा ही नहीं था कि अगर ये जंगबंदी करवा भी देंगे तो नेतन्याहू और इसराइल जो है वो अपनी ताकत और अपने फैसले खुद करता है। उसे लगता है वो बहुत ताकतवर है, वो अपने फैसले खुद करेगा, तो जब दिल करेगा वो मायदा तोड़ देंगे। तो इनके दिमाग में ये बात पहले नहीं थी, ये धोखा खा गए। इन्हें लगा जी जंगबंदी ट्रंप ने करा दी, ट्रंप ने जो करवा दिया वो हो गई जंगबंदी, अब कोई बंदा नहीं मरेगा। वहां 100 शहीद कर दिए उन्होंने, 100 से ज्यादा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब ये अपनी फौजें वहां पे भिजवा देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसराइल उस वक्त कोई अटैक नहीं करेगा या फलस्तीनियों को निशाना बनाना बंद कर देगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और जो पाकिस्तानी फौजें वहां पे जाएंगी, क्या ये अपने साथ मिसाइल लेकर जाएंगे, आर्टिलरी लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। इनके पास तो वो सिंपल वेपन होंगे जो नेटो इनको देगी, अमेरिका इनको देगा, कि इनके इस्तेमाल से या ये चीजें जो भी फराम की जाएंगी उनके इस्तेमाल से इन्होंने हमास को गैर मुसल्लह करना है। और करना यह है कि इसराइली जो सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, एक बफर जोन बनाना है बीच में, यानी इसराइल और गजा के बीच में एक ऐसा बफर जोन बनाना है जहां से फिर इसराइल को आइंदा कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो एक्चुअली तो इन फौजों के जाने का मकसद बताया, ये दिखाई दे रहा है। ट्रंप भी यही कह रहा है, इसराइल भी यही कह रहा है, उनका मीडिया भी यही कह रहा है। अब यहां एक और चंद सवालात है जो सवालात उठाए हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, और ये भी बड़े अहम सवाल है। उन्होंने कहा जी आज नहीं तो कल गजा में मज़ामती तहरीक शुरू होनी ही है, तो क्या हमारी अफवाज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबल खड़ी होंगी?
सवाल है, क्योंकि देखें जब आप किसी को गुलामी में रखते हैं या कैद में रखते हैं तो वो मज़ामत तो करता है। इंडिया की लगभग 10 लाख फौज है मकबूजा कश्मीर में, आज तक मज़ामत ख़त्म नहीं हुई। लोग मज़ामत करते हैं, बहुत बड़ी फौज के सामने भी मज़ामत करते हैं। तो ये अगर 1 लाख फौज भी चली जाती है गाजा में, सारे मुल्कों की मिला के 1 लाख बंदा भी वहां अगर पहुंचा दिया जाए, अव्वल तो इतना हो नहीं सकता, लेकिन अगर पहुंच भी जाए तो क्या फ़लस्तीनियों की मज़ामत ख़त्म हो जाएगी? ये तो ख़त्म नहीं होगी। ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जी क्या हमारी फौज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबले खड़ी होगी? नंबर 2, क्या हमास गैर मुसल्लह होगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, अगर हमास गैर मुसल्लह होने पर मान भी जाती है लेकिन उनके कुछ धड़े इनकार कर देते हैं तो क्या फिर हम उनसे लड़ेंगे? आम सवाल है। क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इसराइली नस्ल कुछ फौज के साथ कोई इश्तराक और वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जा सकती है? देखिए इसमें पाकिस्तानी फौजियों को तो वो नहीं डालेंगे मेरे ख्याल में। ये वाला जो सवाल है, एक बात तो ठीक है कि जब आप बफर जोन बनाएंगे, बीच में एक फौज खड़ी होगी, तो इसराइल के साथ तो उनके ताल्लुकात फौज के होंगे, उनके साथ उनको गुफ्तशनीद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस काम के लिए वो अपने बंदे रखेंगे। ये जो हमारे फौजी जाएंगे ये बतौर एक छोटे दर्जे की फौज के काम करेंगे। जो मेन लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जैसा कि अमेरिकन फौजी हैं, वो वहां पे आ गए और वो इसराइल के अंदर उनकी तस्वीर भी आई, वीडियोस भी आई। वो कमांड मेरे ख्याल में संभालेंगे और इसराइल के साथ वो डील करेंगे। और जो बाकी फौजें आएंगी मुसलमान मुल्कों की, उनके वो मास्टर्स बन जाएंगे, यानी वो उनको कमांड करेंगे, उन्हें बताएंगे जी क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन फौजों को वो पीछे रखेंगे, फलस्तीन वाली साइड पे रखेंगे और इसराइल वाली साइड पे वो शायद खुद डील करेंगे। मुझे बताया ऐसा लगता है, लेकिन ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 ये है कि हमारी दोनों सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है, क्या हम हज़ारों की तादाद में फौजी भेजने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? नंबर 6, हुकूमती अरकान से पूछें तो कंधे उचका कर बेबसी में कहते हैं कि हमें गजा में अफवाज की तैनाती के बारे में कोई इल्म नहीं है। क्या रियासतें ऐसे चला करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्तफा बात खोकर के, लेकिन आजकल जवाब देने के मूड में पाकिस्तान में कोई नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो फैसला कर लेती है उसको सवाल जवाब की तो फिर गुंजाइश ही नहीं है। नादरीन, एक एक करके जितने भी आपके सीनियर साहफी हैं ना पाकिस्तान में, वो सारे इस फार्मूले को रद्द कर रहे हैं। मलिया लोधी साहिबा उन्होंने भी कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उर्दन ने भी इनकार किया। इसके अंदर पाकिस्तान को अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और अपनी फौज को गजा में नहीं भेजना चाहिए। और ये जो सआदत वाला चूरन बेचा जा रहा है ना, तो अमरीकी सआदत तो आपको हासिल हो सकती है, इसके अंदर कोई आपको मस्जिद अक्सा में तो भेज नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराऊंगा कि जब ये मुसलमान मुल्कों की फौजें वहां पे पहुंचेंगी तो कुछ मनाजर जरूर दिखाए जाएंगे। यानी मनाजर दिखाए जाएंगे कि फलस्तीनी उनको फूलों के हाथ डाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये इब्तदाई तौर पर ये चीज़ें होंगी और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना के बड़े ज़बरदस्त स्लोमोस बनेंगे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की जाएगी। इंडोनेशिया की फौजियों की जो तस्वीर और वीडियोज़ है वो इंडोनेशिया जाएंगी, पाकिस्तानी फौजियों की जो तस्वीर और वीडियोज़ है वो पाकिस्तान आएंगी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के इस्लामी म्यूज़िक उसके ऊपर लगेंगे। इंडोनेशिया अपनी ज़बान में म्यूज़िक लगाएगा, हम अपनी ज़बान में म्यूज़िक लगाएंगे, कुछ अरबी में चलेगा। तो ये एक माहौल बनाया जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए आ गई। लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। जो एक्चुअल है वो बाद में रिपोर्ट होगा, वो बैन अल-अक़वामी मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा और बाद में पता चलेगा कि फ़लस्तीनियों की जो तहरीक आज़ादी है उसको मुकम्मल तौर पे इसराइल तो कुचल नहीं सका, लेकिन मुसलमान मुल्कों की फौज वहां पे जाती है और जाने के बाद उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करके खत्म करने की कोशिश करती है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि आप रोज सुनना है, फटाफट नबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। लेकिन नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बात वक्कास अकरम साहब ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्विटर केस क्या है।
इसमें अदालत से क्या अहकामात मांगे जा रहे हैं। हर पॉइंट के पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब के पैगामात का सिलसिला बंद किया जाए, इसमें शरीक मावन और फैलाने वाले सोशल मीडिया के गिर्द शिकंजा कसा जाए। इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तजा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है और अदालत से दरखास्त की है। वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बड़े तरीके से इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है और सेम टाइम में यह भी कोशिश की गई कि लंबा ले जाए इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की समाअत को, ताकि जितना हो सके मैक्सिमम इमरान खान साहब को खामोश करवाया जा सके। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि तहरीक लबैक के सानिया मुईद के बाद मरीम नवाज की सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इशूज़ हैं और सिक्योरिटी के लिए पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी भी, मरीम नवाज की भी, दीगर कुछ और लोगों की भी जितनी सिक्योरिटी थी सबकी स्क्रूटनी की गई है, स्क्रीनिंग की गई है और ये इंश्योर किया गया है कि सलमान तासीर के साथ जो वाक़या हुआ उस तरह का कोई वाक़या दोबारा ना हो। मरीम नवाज ने सरकारी मौलवियों से मुलाकात भी की है, बहुत सारे उलमा इकराम जाके वहाँ बैठे थे, उनके साथ बातचीत की है। दबे लफ्ज़ों में तहरीक लबैक के बारे में उन्होंने कुछ गिले शिकवों का भी इजहार किया, लेकिन जो कत्ले आम है वो कहीं पर डिस्कस नहीं हुआ। किसी मौलवी की जरूरत नहीं हुई कि वो वहाँ पे खुल के बात करता कि जनाब वो जो कत्ले आम हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। मुफ्ती मुनीब वॉज देयर, लेकिन मुफ्ती मुनीब आपको पता है कि वो हमेशा एक सहूलतकार के तौर पे अपने आप को ताकतवर लोगों की खिदमत के लिए पेश करते हैं। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने खुद को एक दफ़ा फिर पेश किया मरीम नवाज साहिबा के सामने और वहाँ पे मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो भी दोबारा तहरीक लबैक जिसकी दम भरती थी इसके बारे में कुछ नहीं कहते और पता चला कि मुफ्ती मुनीब साहब का शायद कोई 1-2 खबरें आ रही हैं, कोई रब्ता वब्ता भी करवाया गया शायद उससे, साद रिजवी से। लेकिन ना 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मुझे ज़्यादा शक ये है कि ये एजेंसियों की तहवील में दोनों भाई, ज़्यादा शक तो मुझे ये है और मैं ये मानता हूँ कि एजेंसियों की तहवील में बंदा होता है तो इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। तो अगर तो एजेंसियों की तहवील में है तो तहरीक लबैक जो है वो एक बिल्कुल ही फजूल पार्टी साबित हुई जिसके अंदर टके की सकत नहीं थी, बेड़ा ही गर्क हो गया उनका, कोई आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं रहा। कत्लेआम तो हुआ उनका, तो पीटीआई का भी हुआ, पीटीआई का भी कत्लेआम हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी जोरदार तरीके से। तहरीक लबैक तो टुस हो गई। दूसरा, अगर ये बाकी सारे लोग ठीक बात कर रहे हैं कि रिजवी बरादरन भाग गए, तो भाई अगर वो भाग गए हैं तो ये तो फिर डूब मरने का मुकाम है कि वहां कारकुनों की लाशें छोड़ के भाग गए। अगर तो भागे हैं तो फिर तो डूब मरने का मुकाम है ना कि जनाब आम आदमी वहां मर रहा है, लाशें छोड़ के भाग गए। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कहानी है क्या। बादल मरीम नवाज को इस बात की फिक्र तो है और मौलवियों से मुलाकातें भी ये बात साबित कर रही है। दूसरी तरफ जो उलमा है वो भी बैठे हैं, बैठ के इस पर बात करें। तरीके इंसाफ में कुछ इख्तलाफात नाज़रीन पैदा हुए और नंबर 1 ये इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से अलग अलग किस्म की लिस्टें जारी कर देगी। बैरिस्टर अली जफर की कोई और है और सलमान अकरम राजा साहब की कोई और है। फिर पंजाब बार के जो इलेक्शन हैं इनमें अलग अलग किस्म के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। तो ये 5 साल का एक लंबा टीका लग जाएगा और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार को कामयाबी हो सकती है, वो फिर जीत सकते हैं। हादी अली चट्टिया साहब को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया, वो अदालत में मौजूद थे और जो अभी चीज़ समझ आई वो ये है कि थोड़ा सा लेट हो गए। तो उन्होंने जाके जज को कहा मैं आ गया हूँ, लेकिन जज ने कहा जी मैं तो इसके वारंट जारी कर रहा हूँ। और जब वारंट जारी किए जाते हैं जब बंदा ना आए, वो बंदा अदालत में पहुंच गया तो यहाँ पे जज कभी वारंट जारी नहीं करता। लेकिन ना सिर्फ वहाँ पे उनके वारंट जारी कर दिए बल्कि हादी अली चट्टा को जो ईमान मदारी के शौहर है उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। अंदाजा करें आप। और ये वो आदमी है जो बहुत सारे गरीबों और कमजोरों के केसेस मुफ्त में भी लड़ता है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जनाब ये सूरत हाल भी। तो हादी अली चट्टा साहब को गिरफ्तार कर दिया गया। ये है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, अदालतों का इंसाफ। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।